लापता लोगों के सच्चे केसेस को लेकर मैं एक बार फिर हाजिर हूँ। दोस्तों, मुझे पता है कि आपको मिसिंग 411 के किस्से सुनना बहुत पसंद है, लेकिन क्या आप ये जानते हो कि मैं इस चैनल पर ऑलरेडी 6 घंटों से ज़्यादा का कंटेंट इसी टॉपिक पर बना चुका हूँ। तो मैं आपको हाईली सजेस्ट करूँगा कि आप डिस्क्रिप्शन में दी गई प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें। उस प्लेलिस्ट में आपको मिसिंग 411 के सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो मैंने अब तक अपलोड किए हैं। साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर दें, ताकि ऐसे ही मिस्टीरियस और रियल केसेस मैं आप तक लाता रहूं। अब बिना किसी देरी के बढ़ते हैं इन केसेस की तरफ। रूडी कुंचिक, तारीख 21 अक्टूबर 1940, जगह शेप्टन, पेंसिल्वेनिया, उम्र 4 साल। 21 अक्टूबर 1940 को रूडी कुंचिक अपने घर शेप्टन में अपने पिता को काम करता हुआ देख रहा था। किसी समय में उसके पिता की नज़र बचाकर वो वहाँ से गायब हो गया। ये इलाका काफ़ी रूरल था और किसी ने भी लड़के को बाहर भटकते हुए नहीं देखा था। रूडी के पिता ने उसकी तलाश की, लेकिन जब वो कहीं दिखाई नहीं दिया तब उन्होंने पुलिस से मदद मांगी। पुलिस, फॉरेस्ट रेंजर्स और दूसरे वॉलंटियर्स मिलकर लड़के को अगले 51 घंटों तक ढूंढते रहे। वो रूडी का नाम पुकार रहे थे। किस्मत से रूडी ने उनकी पुकारें सुनी और उन्हें आवाज़ लगाई। तब जाकर आखिरकार उन्हें रूडी एक बड़ी सी चट्टान के नीचे लेटा हुआ दिखाई दिया। जब खोजियों को रूडी मिला, उसके हाथ पांव फूले हुए थे। ऐसा शायद बाहर सर्दी में रहने की वजह से हुआ था। जिस डॉक्टर ने रूडी का चेकअप किया था, उसके मुताबिक रूडी की कंडीशन किसी चमत्कार से कम नहीं थी, क्योंकि वो जितनी देर बाहर था, ऐसे हालात में ज़्यादातर लोग जिंदा नहीं मिलते हैं। जिस इलाके में रूडी मिला था वो काफ़ी घनी झाड़ियों वाला इलाका था। रूडी जहाँ से गायब हुआ था उस जगह से वो करीब 2 मील दूर मिला था। रूडी की तलाश करने के लिए कई सारी खोजी कुत्तों को भी लाया गया था, लेकिन हैरानी की बात है उनमें से किसी को भी उसकी गंध नहीं मिली थी। एल्ड्रिच अल्ब्राइट, तारीख 21 मई 1941, जगह वुडस्टॉक, मैरीलैंड, उम्र 3 साल। मिसेस अल्ब्राइट अपने बेटे एल्ड्रिच को लेकर उनकी नानी के घर रह रही थी, जो वुडस्टॉक का एक रूरल एरिया था। वो करीब दोपहर 2 बजे का समय था जब एल्ड्रिच घर के पीछे करीब 300 यार्ड दूर नदी के किनारे खेल रहा था। लड़के के साथ 2 फैमिली डॉग्स भी थे, जबकि उसकी माँ उस समय सो रही थी। एल्ड्रिच की नानी सिंथिया मिलर पिछले पोर्च में बैठी थी कि अचानक उन्हें एक चीख सुनाई दी जो मदद के लिए पुकार रही थी, और ये आवाज़ उसी तरफ से आ रही थी जहाँ लड़का खेल रहा था। आवाज़ को सुनते ही वो उसकी तरफ बढ़ गई। अभी वो आधे रास्ते में ही थी कि उन्हें दूसरी चीख सुनाई दी, लेकिन इस बार ऐसे लग रहा था जैसे ये आवाज़ काफ़ी दूर से आ रही थी। इस दूसरी चीख के तुरंत बाद ही उन्हें एक बारीक सी तीसरी चीख भी सुनाई दी, जिसके बाद सन्नाटा छा गया। मिलर दौड़ती हुई नदी के तट पर आ गई और लड़के को देखने लगी, लेकिन वो कहीं भी उन्हें दिखाई नहीं दिया और ना ही उसकी आवाज़ आई। जब वो थोड़ी और आगे तक दौड़ी तब उन्हें उनका एक कुत्ता दिखाई दिया जो पहाड़ी ऊंचाई पर था और वो नीचे नदी की तरफ देख रहा था। उन्होंने कुत्ते को आवाज़ लगाई, लेकिन कुत्ते ने ज़रा भी हरकत नहीं की। वो बिल्कुल किसी मूर्ति की तरह वहाँ चुपचाप खड़ा होकर नदी की तरफ देख रहा था। दूसरा कुत्ता जो एल्ड्रिच के साथ था वो भी कहीं नज़र नहीं आ रहा था। सिंथिया दौड़ती हुई वापस घर गई और उन्होंने एल्ड्रिच की माँ को जगाया। वो दोनों मिलकर दोबारा नदी के किनारे गए और लड़के को ढूंढने लगे, लेकिन वो उन्हें नहीं मिला। जिसके बाद सिंथिया ने पुलिस को बुला लिया। जब पुलिस वहां आई तो सिंथिया ने उन्हें बताया कि उन्हें लगता है कि लड़के का अपहरण हुआ है, क्योंकि वो मदद के लिए पुकार रहा था और हर पुकार के साथ उसकी आवाज़ दूर और दूर होती गई थी। एल्ड्रिच की गुमशुदगी को अभी कुछ ही समय हुआ था कि काफ़ी सारे लोगों ने उसकी तलाश में सहयोग किया। स्टेट पुलिस सिर्फ एक थ्योरी के साथ आई, जिसके मुताबिक उन्हें लगा कि नज़दीक ही रेल रोड्स पर चल रहा कोई फ़कीर लड़के को उठाकर ले गया था, लेकिन इस थ्योरी का कोई भी प्रूफ पुलिस के पास नहीं था। खोजी ब्लडहाउंड कुत्तों को भी इस खेत पर लाया गया था, लेकिन उन्हें भी लड़के की गंध नहीं मिली। खोजियों को एल्ड्रिच के पैरों के निशान भी मिले थे,
लेकिन ये निशान नदी के किनारे करीब 50 यार्ड तक जाने के बाद मिस्टीरियसली गायब हो गए थे। खोजियों ने खेत और इसके आसपास के इलाके को अगले 24 घंटों तक खंगाला, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। इसी बीच एक और खोजी टीम घर से करीब 4 मील की दूरी पर एक दलदली इलाके में खोजबीन कर रही थी। इस टीम की वजह से काफ़ी शोर शराबा हो रहा था, लेकिन इसी के बीच उन्हें एक हल्की सी आवाज़ सुनाई दी जो दलदली घास में से आ रही थी। जब खोजी उस तरफ बढ़े, वहाँ उन्हें एक पत्थर दिखाई दिया और उस पत्थर के ऊपर एल्ड्रिच लेटा हुआ था। वो काफ़ी नींद का मारा लग रहा था, लेकिन इसके बावजूद वो जागा हुआ था। जिस पत्थर पर लड़का पड़ा हुआ था, वहाँ पत्तों की एक मोटी सी तह जमी हुई थी। एल्ड्रिच जब मिला तो उसके शूज़ गायब थे और उसके कपड़े भी पूरी तरह फटे हुए थे। जब खोजियों ने और परिवार के लोगों ने उससे पूछा कि आखिर क्या हुआ था और वो यहाँ तक कैसे पहुँचा, तो वो किसी भी तरह का एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया। जब उसके पेरेंट्स ने उससे पूछा कि क्या उसने कुछ देखा था, तो उसने सिर्फ एक वर्ड कहा, ट्वेन, जिसका मतलब सब ने यही निकाला कि ट्रेन्स, जो कि पास ही के रेल रोड पर दौड़ती थी। बस यही एक शब्द था जो उसने बताया था। कई सारे लापता लोग नदी के किनारे पर मिलते हैं, लेकिन एल्ड्रिच नदी के तट से गायब हुआ था। नदी के किनारे और दलदली इलाके दो ऐसी जगहें हैं जहां पर पैरों के निशान आसानी से मिट सकते हैं। बेटी बोजायर, तारीख 24 जून 1941, जगह एल्टूना पेंसिल्वेनिया, उम्र 3 साल। बेटी और उसके पेरेंट्स अपने समर होम में ठहरे हुए थे, जो एल्टूना पेंसिल्वेनिया से 3 मील दूर नॉर्थ में था। फैमिली यहाँ पर अपनी छुट्टियाँ मनाने आई थी। इस घर के करीब ही एक फार्म था जहाँ पर बेटी लोकल बच्चों के साथ खेल रही थी। किसी समय पर जब बेटी बच्चों के साथ खेल रही थी, वो वहाँ से कहीं चली गई, लेकिन किसी ने भी उसे जाते हुए नहीं देखा था। लड़की की गुमशुदगी के बाद वॉलंटियर्स और लॉ एनफोर्समेंट ने उसे 24 घंटों तक ढूंढा, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। इस खोजबीन को स्टेट पुलिस ने ऑर्गेनाइज किया था और खोजबीन में लोकल लोगों ने और शेरिफ ने भी मदद की थी। अब बेटी को लापता हुए 28 घंटे गुजर चुके थे कि तभी उसे पास ही के जंगल में एक पत्थर पर बैठा हुआ पाया गया। इस खोजबीन में खोजी कुत्तों को भी लाया गया था, लेकिन वो लड़की की गंध खोजने में नाकाम ही रहे थे। उसे लोकल अस्पताल में ले जाया गया, जहां उसकी कंडीशन को नॉर्मल बताया गया था। अभी तक ऐसे कई सारे किस्से आए हैं जहां कुत्ते गंध नहीं सूंघ पाए। इस केस में लड़की जहां से गायब हुई थी, उससे करीब ही वो मिल गई थी। तो आखिर कुत्ते उसकी गंध क्यों नहीं ढूंढ पाए, ये एक रहस्य है। जोसेफ पराटो, तारीख 25 अक्टूबर 1941, जगह बॉल्ड ईगल माउंटेन, विलियम्सपोर्ट, पेंसिल्वेनिया, उम्र 19 महीने। 2008 फीट की ऊंचाई के साथ बॉल्ड ईगल माउंटेन विलियम्सपोर्ट के इलाके में सबसे ऊंची चोटी है। जोसेफ पराटो इसी पहाड़ के निचले हिस्से में रहता था। 25 अक्टूबर 1941 को जोसेफ अपने घर से 12:30 बजे इन पहाड़ों में निकल गया। इस पहाड़ के आसपास कई सारे पानी के स्रोते थे और सभी को ये डर लगातार खा रहा था कि जोसेफ कहीं ऐसे ही नदी या नाले की तरफ ना चला गया हो। कई लोगों का ये मानना था कि एक 19 महीने का बच्चा खुद से ज़्यादा दूर नहीं जा सकता, इसलिए लड़के के अपहरण की अफवाहें भी उड़ने लगी थी। खोजियों ने पहाड़ के तल से लेकर चोटी तक सब कुछ छान मारा, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। पराटो के घर के आसपास का इलाका काफ़ी हरा भरा था, जिसकी वजह से खोजियों को उसे ढूंढने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। जोसेफ को गायब हुए एक दिन गुजर चुका था और ये दूसरे दिन की शाम का वक्त था। जोसेफ का भाई पीट और दूसरे खोजी पहाड़ी के निचले हिस्से में छानबीन कर रहे थे। ये जगह उनके घर से करीब 2 मील की दूरी पर थी। अचानक ही उन्हें ज़मीन पर कोई सोया हुआ दिखाई दिया। यह जोसेफ था। जब खोजियों को वो मिला तो वो सो रहा था। जी हाँ, वो शाम के समय पर भी सो रहा था। लड़के ने अपनी पैंट्स, शूज़ और सॉक्स भी उतार दिए थे, जबकि पिछली रात यहाँ पारा 50 डिग्री फ़ारेनहाइट के भी नीचे चला गया था।
जोसेफ प्राटो सिर्फ 19 महीने का था, इसलिए उसके साथ क्या हुआ था या वो इतनी दूर कैसे आ गया या फिर उसने अपने कपड़े आखिर क्यों उतार दिए थे, इन सारे सवालों का जवाब वो नहीं दे पाया। एल्वन डिगन, तारीख 30 मई 1942, जगह मॉन्टगोमेरी पेंसिल्वेनिया, उम्र 3 साल। मॉन्टगोमेरी पेंसिल्वेनिया बॉल्ड ईगल माउंटेन से करीब 8 मील की दूरी पर है, जहां से जोसेफ प्राटो गायब हुआ था। दोनों ही जगहें इस इलाके में बहने वाली सस्क्वेहाना नदी की सेम साइड पर है। एल्विन की फैमिली एक स्ट्रॉबेरी के खेत में काम किया करती थी। 30 मई 1942 को एल्विन भी अपने परिवार के साथ वहां पर आया था। इधर एल्विन के पेरेंट्स स्ट्रॉबेरीज जमा कर रहे थे और उधर एल्विन गायब हो गया। थोड़ी ही देर बाद सिविल एयर पेट्रोल, लोकल पुलिस और शेरिफ्स सब मिलकर बच्चे को ढूंढने में लग गए। खोजी कुत्तों को भी मौके वारदात पर बुलाया गया था, लेकिन शायद उन्होंने लड़के की गंध सूंघने से मना कर दिया या फिर शायद वो उसे सूंघ नहीं पाए। इन दोनों में से कौन सी बात थी ये अब हम नहीं जानते। कई सारे आर्टिकल्स ने लिखा है कि इस इलाके में कई सारे जहरीले सांप भी थे, जिसकी वजह से खोजी हमेशा सांपों से बचने के लिए मोटे जूते पहना करते थे। स्टेट पुलिस के मुताबिक उन्होंने इस खोजबीन के दौरान 2 कॉपरहेड सांपों को मारा था। कुल मिलाकर 150 खोजियों ने एल्विन की तलाश में सहयोग किया था। 2 दिनों की लगातार खोजबीन के बाद भी लड़का कहीं पर नहीं मिला। एल्विन को आखिरी बार जहां देखा गया था उसके 2 मील दूर छोटे पाइन के पेड़ों में से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। मिसेस जून रीड नाम की एक महिला ने जब ये आवाज़ सुनी तो वो उसकी तरफ बढ़ गई और फिर उन्हें पाइन के पेड़ों के बीच रोता हुआ एल्विन मिला। एल्विन नंगा ज़मीन पर पड़ा हुआ था। मिसेस रीड एल्विन को लेकर मंसी वैली हॉस्पिटल में गई, जहां पर उसकी कंडीशन को सेटिस्फैक्ट्री बताया गया। हालांकि एल्विन के बॉडी पर कांटों से खरोचों के निशान थे, लेकिन इसके अलावा वो ठीक था। एल्विन के मिलने की बात की ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, लेकिन आर्टिकल्स से ये पता चलता है कि उसके कपड़े कभी नहीं मिले। यूजीन शू, तारीख 20 अक्टूबर 1946, जगह मैनहेम पेंसिल्वेनिया, उम्र 3 साल। यूजीन शू लैंकेस्टर काउंटी के रूरल इलाके में अपनी मां मिसेस मार्था शू और अपने नाना नानी के साथ रहता था। परिवार मैनहम के रूरल इलाके में रहते थे, जो दलदल और जंगलों से घिरा हुआ इलाका था। 20 अक्टूबर 1946 को करीब दोपहर में मार्था ने अपने बेटे को सैंडविच खिलाया और उसे फैमिली डॉग वाइटी के साथ खेलने यार्ड में छोड़ दिया। जब वो वापस आई तो यूजीन और वाइटी दोनों वहां से गायब थे। उन्होंने यार्ड में और आसपास के जंगल में तलाश की, लेकिन दोनों का ही कोई सुराग नहीं मिला। शाम के समय तक कई सारे खोजकर्ता यूजीन के घर के आसपास लड़के और कुत्ते की तलाश कर रहे थे, लेकिन उन्हें दोनों में से किसी के भी निशान नहीं मिले। खोजियों ने आसपास में बहने वाले 2 नालों को भी देखा, लेकिन वो ज़्यादा गहरे नहीं थे। वहां पर उन्हें कोई भी क्लू नहीं मिला। खोजकर्ता अब पास के दलदली इलाके को लेकर चिंता में थे। दूसरे दिन के साथ खोजी शू के घर से दूर और दूर जा रहे थे। एक टीम यूजीन के घर से 4 मील दूर तक जा पहुंची, जो कॉर्नेल लुकआउट नाम का पहाड़ था। ये जगह इस एरिया की सबसे ऊंची जगह थी, जो ज़मीन से करीब 600 फीट की ऊंचाई पर थी। इसी पहाड़ी के तल में खोजियों को आखिरकार यूजीन मिल ही गया। जिस टीम ने उसे खोजा था वो यूजीन की हालत को देखकर हैरान थे, क्योंकि उसे यहाँ तक आने के लिए काफ़ी घने जंगलों से होकर गुजरना पड़ा होगा। बावजूद इसके उसके जिस्म पर कोई खरोचों के निशान नहीं थे। वो ये देखकर भी हैरान थे कि आखिर 3 साल का बच्चा इतनी ऊंचाई वाली जगह पर आखिर कैसे पहुंच गया। अजीब बात यह थी कि फैमिली डॉग वाइटी कभी नहीं मिला। जिमी सेंसर, तारीख 6 अप्रैल 1947, जगह फिलिप्सबर्ग पेंसिल्वेनिया, उम्र 4 साल। विलियम सेंसर और उसका परिवार फिलिप्सबर्ग पेंसिल्वेनिया के बहुत ज़्यादा दुर्गम इलाके में रहा करते थे। 1947 में ईस्टर का दिन था। 4 साल का जिमी अपने 7 साल के भाई सिल्वेस्टर और 5 साल की बहन लियोना मे के साथ बाहर खेल रहा था।
जिमी के माता पिता घर में ईस्टर का डिनर तैयार करने में लगे थे। करीब शाम 5 बजे जिमी की मां बाहर आई और उन्होंने बच्चों को बताया कि डिनर तैयार है और वो घर में आकर खाना खा ले। इस पॉइंट पर उन्हें पता चला कि जिमी गायब है। अगले 7 दिनों में 1000 से भी ज़्यादा लोग सेंसर के घर आए ताकि वो जिमी की खोजबीन में मदद कर सके। हवाई जहाज़ों के साथ साथ ट्रक्स को भी बुलवाया गया जिनमें लाउडस्पीकर लगे थे। साथ ही शेरिफ, फायरमैन और वॉलंटियर्स भी खोज में शामिल थे। कई आर्टिकल्स में लिखा है कि खोजियों को जिमी का लाल रंग का स्वेटर उसके घर के 500 यार्ड दूर रेल की पटरियों पर पड़ा मिला और आसपास ही छोटे पैरों के निशान भी मौजूद थे। खोजियों को इस इलाके में पानी का एक गड्ढा भी मिला जिसके एक तरफ पैरों के निशान थे। ब्लडहाउंड कुत्तों को भी बुलाया गया लेकिन वो किसी तरह की गंध नहीं पकड़ पाए। पैरों के निशान होने के बावजूद भी कुत्तों का गंध ना पकड़ पाना हैरत में डालने वाला था। कई सारे आर्टिकल्स ने इस इलाके को खतरनाक बताया है क्योंकि इस एरिया में बंद पड़ी कोयले की खानें हैं जो गड्ढों से भरी पड़ी है। फॉर्मल खोजबीन के आखिरी दिन खोजियों ने मोशेनैन नदी के किनारे पर खोजबीन की लेकिन लड़के का कोई सुराग नहीं मिला। यूजीन के साथ क्या हुआ था और वो आखिर कहाँ चला गया, ये ऐसे सवाल है जिनका जवाब कभी नहीं मिला। रोनाल्ड कॉलियर, तारीख 2 जुलाई 1948, जगह सोमरसेट, पेंसिल्वेनिया, उम्र 23 महीने। मिस्टर और मिसेस लॉयड कॉलियर ने छुट्टियां मनाने की सोची। लॉयड एक कोयले की खान में काम करने वाला मजदूर था और उसे अपने काम से दूर जंगलों में समय बिताना अच्छा लगता था। परिवार ने छुट्टियां बिताने के लिए एक वेकेशन कैबिन लिया जो कूजर स्टेट पार्क में था। यह जगह सोमरसेट से 8 मील की दूरी पर है। यह पूरा इलाका घनी झाड़ियों से भरा हुआ है। 2 जुलाई 1948 को मिसेस कॉलियर बाहर रोनाल्ड के साथ बैठी हुई थी। थोड़ी देर बाद रोनाल्ड के दोपहर में दूध पीने का टाइम हो गया। मिसेस कॉलियर दूध की बोतल लेने कैबिन में गई और उन्होंने लड़के को वहीं छोड़ दिया। उन्होंने सोचा था शायद लॉयड वहीं पर है, लेकिन जब वो वापस आई तो लड़का वहां से गायब था। जल्द ही लॉ इन्फोर्समेंट को फोन लगाया गया और तुरंत ही खोजियों की टीमें बन गई और उन्होंने लड़के को तलाश करना शुरू कर दिया। रोनाल्ड की खोज में सैकड़ों पुलिस ऑफिसर्स, फायर फाइटर्स, रेंजर्स और वॉलंटियर्स शामिल थे। 5 जुलाई को शेरिफ कार्ल हेयर का कहना था कि उन्होंने कैबिन से 1 मील के दूर के अहाते में अच्छे से छानबीन कर ली है और लड़का इस एरिया में बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इस खोजबीन के दौरान काफ़ी अजीब बातें हुई। एक वक्त तो ऐसा आया कि शेरिफ ने पेरेंट्स को लाई डिटेक्टर टेस्ट देने को कहा। जाहिर है शेरिफ लड़के को ना ढूंढ पाने की वजह से फ्रस्ट्रेटेड थे और उन्हें लगा कि पेरेंट्स उससे ज़्यादा जानते हैं जितना कि वो बता रहे हैं। पेरेंट्स ने लाई डिटेक्टर टेस्ट पास कर लिया और उसके बाद उनसे ज़्यादा सवाल नहीं पूछे गए। डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी थॉमस लैंसबेरी ने 9 जुलाई 1948 को बताया कि इस इलाके में कोई भालू भी नहीं है जो 23 महीने के बच्चे को उठाकर ले जा सकता था। खोजबीन के दौरान कई बार स्टेट पुलिस ने अपहरण की आशंका जताई, लेकिन मिस्टर कॉलियर कोई अमीर आदमी नहीं थे और ना ही किसी ने उनसे पैसों की डिमांड की थी। जो भी हो, रोनाल्ड कभी नहीं मिला। बिली एबॉट, तारीख 18 फरवरी 1949, जगह लॉरेलडेल, पेंसिल्वेनिया, उम्र 3 साल। एबॉट परिवार 3525 ओक स्ट्रीट पर लॉरेलडेल में रहा करता था। उनका घर माउंट लॉरेल के तल में बसा था जो 1000 फीट की ऊंचाई के साथ इस इलाके का सबसे बड़ा पहाड़ है। इस पहाड़ पर एक छोटा सा स्की रिजॉर्ट भी हुआ करता था जहां पर बिली और उसके पड़ोसी दोस्त फरवरी 1949 को खेलने गए थे। दोस्तों में खेलते हुए किसी समय बिली उनसे अलग हो गया और उसके दोस्त जब घर वापस आए तो उन्होंने बिली की मां को बताया कि वो लापता हो गया है। बिली की मां ने बिना समय गंवाए लोकल अथॉरिटीज को कांटेक्ट किया और बड़े पैमाने पर खोज शुरू हो गई। पहली रात को फायरमैन और लोकल कम्युनिटीज बड़े और चमकदार स्पॉटलाइट्स को लाए और उन्होंने पहाड़ की उस जगह पर लाइट चमकाई जहां बिली को आखिरी बार देखा गया था। उन्होंने हॉर्न्स बजाकर उसका नाम पुकारा और सैकड़ों खोजी पहाड़ के जंगलों में भी उसकी तलाश करते रहे। बावजूद इन सब के वो पहली रात बिली को ढूंढने में नाकाम रहे।
बिली को लापता हुए जब एक रात गुजर गई तब बिली के पेरेंट्स ने अथॉरिटीज़ को बार बार यही कहा कि उनका बेटा कभी भी इस तरह भाग नहीं सकता था। उन्होंने कहा कि वो अच्छा लड़का था और वो अगर खुद से गया होता तो अब तक उसे वापस आ जाना चाहिए था। बिली के पेरेंट्स को अब यकीन हो चला था कि उनके बेटे का अपहरण हुआ है। दूसरी सुबह को अलग अलग सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स बनाई गई ताकि वो माउंट लॉरेल को अच्छी तरह से खंगाल सके। उन्होंने एक एक इंच बारीकी से देखा। करीब 1 बजे खोजी टीम एक बार फिर जमा हुई और दोबारा से जंगलों में तलाश करने लगी। बिली के घर से 5 ब्लॉक दूर घने जंगली इलाके में पत्तों के बीच एक खोजी को कुछ लाल रंग की चीज़ पड़ी हुई दिखी। खोजी उस लाल चीज़ की तरफ बढ़े तो उन्होंने देखा कि बिली वहाँ ज़मीन पर सो रहा था, जबकि ये दोपहर 1:30 बजे का समय था। खोजियों ने मदद के लिए पुकार लगाई, जिसकी आवाज़ से बिली जाग गया। खोजियों ने लड़के को उठाना चाहा, लेकिन उसने कहा कि वो खुद चलकर जाएगा। जब खोजी और बिली वापस घर आए तब पुलिस ऑफिसर्स ने एक बात नोट की। जहां बिली को तलाश किया जा रहा था वो सारी जगह गीली थी, लेकिन बिली के बूट सूखे हुए थे। उन्होंने एक और बात नोट की कि बिली भूखा भी नहीं लग रहा था और अच्छी हालत में दिखाई दे रहा था। उसके कपड़े भी गंदे नहीं हुए थे, बावजूद इसके कि उसने एक पूरी रात जंगल में बिताई थी। डिटेक्टिव्स ने बिली से सवाल करने चाहे, लेकिन उसके जवाब सुनकर वो कंफ्यूज्ड हो गए। बिली ने कहा कि वो पड़ोसी के कुत्ते का पीछा कर रहा था, लेकिन इससे ज़्यादा उसने कुछ भी नहीं कहा। बाद में उसने बताया कि वो एक आदमी से मिला जिसने उसे लाइटर खेलने को दिया और वो सारी रात उस लाइटर से खेलता रहा था। जब डिटेक्टिव्स ने उससे पूछा कि वो लाइटर कहाँ खेल रहा था तब उसने चौंकाने वाली बात बताई। उसने कहा कि वो उसी घर में था जहाँ वो सोया हुआ था। इसके बाद बिली नहीं बता पाया कि वो घर कहाँ था या वो आदमी कैसा दिखता था, बल्कि इस पॉइंट पर बिली ने और जानकारी देनी ही बंद कर दी थी। केस समरी। इस केस में कुछ ऐसे पहलू हैं जिन पर खास ध्यान देने की ज़रूरत है। बिली करीब 4 बजे पड़ोसी के कुत्ते का पीछा करते हुए लापता हुआ था। बड़ी बड़ी लाइट्स और हॉर्न से उसकी तलाश के बावजूद भी वो नहीं मिला था। अगर बिली वहीं था तो ऐसे मुमकिन ही नहीं था कि उसने वो चमकदार लाइट्स या वो आवाज़ें नहीं सुनी हो। अगर उसने वो सब देखा था और सुना था तो उसने आवाज़ें क्यों नहीं लगाई। बिली ने किसी के घर का भी जिक्र किया था, लेकिन आखिर वो घर कहाँ था वो ये नहीं बता पाया, और वो लाइटर आखिर कहाँ गया जिससे वो खेल रहा था, और ये सब आखिर हुआ कहाँ था। पुलिस उसके जवाब सुनकर तय नहीं कर पा रही थी कि क्या उसका वाकई अपहरण किया गया था या वो ये सब कहानियाँ बना रहा था या फिर वो बस भटकता रहा था। जो बातें बिली ने बताई, ऐसे कई सारे केसेस के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ जहाँ बच्चों ने दावा किया कि मिलने से पहले वो बिल्कुल सेफ थे। तो क्या इन सब को इग्नोर करना ठीक है? वो जहाँ कहीं भी था ऐसे लगता है कि उसके सर पर छत थी और एक घर से बेहतर मौसम से उसकी सुरक्षा भला कहाँ हो सकती थी। बिली क्लेवर। तारीख 26 अप्रैल 1949। जगह मर्सर्सबर्ग, पेंसिल्वेनिया। उम्र 3 साल। मिसेस हैरी क्लेवर अपने बेटे को लेकर मशरूम की तलाश में मर्सर्सबर्ग की बाहरी इलाके में आई थी। उन्होंने क्रॉस माउंटेन से अपना सफ़र की शुरुआत की। मशरूम की तलाश के दौरान किसी समय पर मिसेस क्लेवर की नज़र अपने बेटे बिली से हट गई और जैसा कहते हैं कि नज़र हटी और दुर्घटना घटी और बिल क्लेवर वहाँ से गायब हो गया। घबराई हुई माँ वापस घर गई और बाकी 15 बच्चों को लेकर वो वापस उस पहाड़ी पर आई और फिर सभी बिली को ढूंढने लगे। लोकल पुलिस डिपार्टमेंट को जब इस घटना के बारे में जानकारी दी गई तो वो खोजी कुत्तों के साथ मदद करने आगे आए, लेकिन कुत्ते लड़के की गंध नहीं सूंघ पाए। लड़के की तलाश जोरों से होने लगी और एक समय में तो 300 से ज़्यादा वॉलंटियर्स और लॉ ऑफिशियल्स बिली को ढूंढने में लगे थे। बिली को गायब हुए एक रात गुजर चुकी थी। अगली सुबह करीब 9 बजे एक खोजी जो बिली के घर से 3 मील दूर तलाश कर रहा था, उसे आखिरकार बिली मिल ही गया। हालांकि लड़के के कपड़े फटे हुए थे, लेकिन इसके अलावा वो संतोषजनक हालत में था। जब बचावकर्मी उसकी तरफ बढ़ा तो बिली उसे देखकर डर गया और उससे दूर भागने लगा, लेकिन जल्द ही खोजी ने उसे दबोच लिया और उसे उसकी मां के हवाले कर दिया गया। बिली को जब अस्पताल में ले जाया गया तो डॉक्टर ने उसे सही सलामत करार दिया। ओटिस टी मेसन।
तारीख 11 अक्टूबर 1949, जगह कोल्सविल, मैरीलैंड, उम्र 6 साल। ओटिस मेसन को आखिरी बार उसकी मां ने अपने घर के सामने वाले हिस्से में 3 फैमिली डॉग्स के साथ खेलते हुए देखा था। ओटिस को 5 भाई बहन भी थे, लेकिन उस समय पर उनमें से वहां कोई भी नहीं था और फिर अचानक ओटिस कुत्तों के साथ गायब हो गया। शाम 5 बजे ओटिस की मां ने उसे डिनर के लिए आवाज़ लगाई, लेकिन जब वो नहीं आया तो वो उसे देखने बाहर आ गई और पूरे यार्ड में लड़के को देखने लगी, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिला। जब काफ़ी देर ढूंढने के बाद भी लड़का उन्हें नहीं मिला तो उन्होंने पुलिस अथॉरिटीज़ को इसके बारे में जानकारी दी। मेसन परिवार इस बड़े से घर में पिछले 11 महीनों से रह रहे थे और उनके बच्चे इस इलाके से अच्छी तरह वाकिफ थे। वो ये भी जानते थे कि घर से ज़्यादा दूर जाने में खतरा है। ओटिस के गायब होने के कई घंटों बाद 2 फैमिली डॉग्स वापस घर आ गए, जबकि ओटिस और तीसरा कुत्ता अब भी गायब थे। ओटिस के लापता होने के 24 घंटों के बाद मेसन के घर से 2 मील दूर जब खोजी छानबीन कर रहे थे, तब उन्हें एक वीरान पड़े घर के निचले हिस्से से दबी हुई आवाज़ें सुनाई दे रही थी। खोजियों ने एक खाली पड़े सेप्टिक टैंक का ढक्कन उठाकर जब देखा तो वो हैरान रह गए। इस टैंक के अंदर तीसरा कुत्ता था। खोजकर्ता समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर कुत्ता इस टैंक के अंदर पहुंचा कैसे, खासकर जब इसका ढक्कन बाहर से लगा हुआ था। खोजियों ने मेसन के घर के पिछले विशाल जंगल में, दलदल में और घनी झाड़ियों में उसकी तलाश की। उन्होंने अपनी तलाश का घेरा बढ़ाकर 2 मील कर दिया। बावजूद इसके लड़के का कोई सुराग उन्हें नहीं मिला। दूसरे दिन की खोजबीन अभी ख़त्म ही होने वाली थी कि एक पुलिस ऑफिसर जो एक नदी के किनारे खोजबीन कर रहा था, उसे नदी के तट पर लड़के की लाश मिली। लोग इसे देखकर जितने डरे हुए थे उतने हैरान भी थे, क्योंकि इस नदी को कई बार कई सारी सर्च टीम्स ने देखा था, लेकिन पहले उन्हें यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दिया था। यह नदी काफ़ी उथली थी, लेकिन एक जगह एक 4 फीट का बड़ा सा गड्ढा था और ये बॉडी वहीं पर मिली थी। जब बॉडी की ऑटोप्सी की गई तो पता लगा कि ओटिस की मौत डूबने की वजह से हुई थी। ओटिस जानता था कि उसे अपने घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, बावजूद इसके वो बाहर गया और उसके कुत्ते भी उसके पीछे गए। उन कुत्तों में से 2 कुत्ते वापस आ गए, जबकि एक कुत्ता अजीब हालत में मिला और फिर ओटिस की लाश मिली। यह केस वाकई काफ़ी मिस्टीरियस है। आप खुद सोचिए कि एक कुत्ता सेप्टिक टैंक में जाकर खुद से ढक्कन कैसे लगा सकता था। एना पर्ल थॉर्पे, तारीख 5 मई 1950, जगह डनबर, पेंसिल्वेनिया, उम्र 2 साल। 5 मई 1950 को एना थॉर्पे अपने घर के बाहर खेल रही थी, जबकि उसका घर एक जंगल से बिल्कुल सटकर था। एना की मां घर के अंदर ही थी कि तभी उन्हें एक भयानक चीख सुनाई दी। मिसेस थॉर्पे दौड़ती हुई बैकयार्ड में गई, लेकिन उन्हें वहां लड़की नजर नहीं आई। उन्होंने उसका नाम कई बार पुकारा और चारों तरफ उसे ढूंढने लगी, लेकिन उन्हें वो फिर भी नहीं मिली। एना के 2 भाइयों ने भी उसकी खोजबीन में मदद की, लेकिन वो भी उसे ढूंढ नहीं पाए। इस समय पर उन्होंने लोकल पुलिस को भी मदद के लिए बुला लिया था। अगली सुबह तक थॉर्पे की प्रॉपर्टी पर सैकड़ों खोजी जमा हो गए और खोजियों की अलग अलग टीमें भी बन गई और वो सभी मिलकर नन्ही लड़की की तलाश करने लगे। खोजकर्ता उनके घर से 1 मील के दायरे में ही तलाश कर रहे थे, क्योंकि उन्हें उस समय लगा कि वो इससे ज़्यादा दूर नहीं जा सकती थी। लड़की को लापता हुए अब 24 घंटे बीत चुके थे। एक टीम ने थोड़ा और आगे जाकर खोजबीन करने की सोची और वो तलाश करते हुए एना के घर से 3 मील दूर आ गए। अभी वो इस एरिया में तलाश कर रहे थे कि उन्हें एक ब्लैकबेरी की झाड़ियों के अंदर एना दुबकी हुई नजर आई। लड़की के पैर में सिर्फ एक शू था, इसके अलावा वो पूरी तरह नग्न थी। उसका स्वेटर और उसके ड्रेस उसके नज़दीक ही ज़मीन पर पड़े हुए थे। एना को नज़दीकी फिजिशियन के पास ले जाया गया, जिन्होंने बताया कि उसका शोषण नहीं हुआ है और उसे सिर्फ कुछ खरोंचें ही आई है। 24 घंटे वो जिस इलाके में थी उसे देखते हुए वो बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में थी। इस हादसे के बारे में लॉस एंजलिस टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक स्टेट पुलिस को जहां लड़की के कपड़े मिले थे वो जगह कटीले तारों और पत्थरों से घिरी हुई थी और पुलिस ये नहीं समझा पा रही थी कि आखिर वो अंदर कैसे पहुंची थी।
जैकी कोपलैंड, तारीख 14 मई 1950, जगह प्लेजेंटविल, पेंसिल्वेनिया, उम्र 2 साल। जैकी, उसकी 3 बहनें और उसके पेरेंट्स पिकनिक मनाने एक ऑयल कंपनी की प्रॉपर्टी पर गए थे जो प्लेजेंटविल के बाहर थी। फैमिली वहां आने वाले सैलानियों से घुल मिल रही थी कि तभी जैकी की 7 साल की बहन वहां आई और उसने पिता को बताया कि जैकी कहीं नजर नहीं आ रहा है। करीब 1 बजे परिवार लड़की को ढूंढने लगा, लेकिन वो उन्हें नहीं मिला। इसके बाद वहां पिकनिक मनाने आए सभी लोग मिलकर जैकी कोपलैंड की तलाश में जुट गए। थोड़ी ही देरी में वहां स्टेट पुलिस भी पहुंच गई और उन्होंने एक खोजी कुत्तों का दस्ता भी अपने साथ लाया। ऑयल कंपनी ने भी कई सारे वॉलंटियर्स को लड़के को ढूंढने के लिए भेजा और अब इस समय पर सैकड़ों लोग जैकी को ढूंढ रहे थे। शाम आते आते ये बात साफ हो गई थी कि खोजी कुत्ते उसकी गंध नहीं पकड़ पा रहे थे और ग्राउंड टीम्स भी उसे ढूंढने में नाकाम रही थी। अगली सुबह करीब 8 बजे बेवियर नाम का एक आदमी लड़के को ढूंढता हुआ ऑयल रिप्रेशरिंग प्लांट तक पहुंच गया। ये एरिया पूरी तरह से काले चिपचिपे तरल से घिरा हुआ था और लोग इसे इंडस्ट्रियल दलदल कहा करते थे। जैसे ही मिस्टर बेवियर और उनके साथी यहाँ से गुजर रहे थे कि उन्होंने एक पेड़ के पीछे से जैकी को झांकता हुआ पाया। बेवियर ने उसका नाम लिया और जैकी ने उन्हें जवाब दिया। जैकी पिकनिक वाली जगह से 2 मील दूर इस इंडस्ट्रियल दलदल में मिला था। जैकी को अस्पताल में ले जाया गया जहाँ पर वो अपने परिवार से मिला। उसका चेकअप करने के बाद डॉक्टर्स ने उसके जिस्म पर खरोंचें पाई, लेकिन इसके अलावा वो अच्छी कंडीशन में था। जैकी कोपलैंड उस पूरी रात कहाँ था और उसने क्या खाया, क्या किया, मीडिया वाले ये सारी बातें जानना चाहते थे, इसलिए कई सारे अखबारों में इस केस के बारे में लिखा गया। जब जैकी से पूछा गया कि आखिर वो वहाँ से गया ही क्यों था, तो उसने बताया कि उसने किसी को बड़े से पेड़ के पीछे से झांकता हुआ देखा था। जब वो उस दानव या जो कुछ भी वो था उसकी तरफ बढ़ा तो वो उससे दूर भागने लगा। उसके बाद के समय के बारे में जैकी सही से नहीं बता पाया। कई सारे लोग इसे बच्चे की कल्पना कहकर नकार सकते हैं, लेकिन मैंने आपको पहले भी ऐसे कई सारे केसेस के बारे में बताया है जहां बच्चों ने किसी अनजान से दानव को देखा था। जैकी जिन हालात से गुजरा था उसमें यह मुमकिन ही नहीं था कि उसे हर बात सही से याद रहती। जैकी ने कहा था कि उसने रात जंगल में ही सोकर बिताई थी। आखिर वो इतने अजीब माहौल में कैसे सो गया था, जबकि ज़्यादातर बच्चे ऐसे जंगल में गायब होते हैं तो वो सही से सो नहीं पाते और वो सेमी कॉन्शियस हालत में मिलते हैं। मेरा आप सभी से यही सवाल है कि आखिर वो दानव कौन था जो उसे पेड़ के पीछे से देख रहा था। ये भी काफ़ी अजीब बात है कि जैकी ने भी सेम चीज़ की थी जब वो उस खोजकर्ता से मिला था। एक 2 साल का बच्चा उस खौफनाक दलदल को खुद से कैसे पार कर सकता है। मैं जानता हूँ कि कई सारे लोग इसे जैकी की कल्पना मानकर नकार देंगे, लेकिन जिस जगह पर और जिन हालात में ये सब कुछ हुआ था वो कोई कल्पना नहीं थी। मुझे लगता है कि इस बारे में नए नज़रिए से सोचने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, आपको लापता लोगों के सच्चे केसेस कैसे लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और हाँ, अगर अब भी आपने राजवाल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। मैं आपको मिलता हूँ किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।